हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12। आज हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। तो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन इसके पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके पहले के वीडियो में, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावर के थ्रू होता है। फ्लावर में जो होते हैं 4 बल्ब्स होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और जाइनोसियम। एंडोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें कि क्या बनते हैं, जिसमें कि बनते हैं मेल गैमेट्स, जिनको कि क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन बोला जाता है। तो एंडोसियम किसके बने होते हैं? एंडोसियम जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ होते हैं स्टेमेन के। कई सारे स्टेमेन, कई सारे पुंकेसर एक साथ इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं? जिसको कि एंडोसियम बोलते हैं। इन्हीं स्टेमेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो एंथर होता है, एंथर के अंदर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। वो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। तो इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? एंथर के बारे में पढ़ा, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं इनके बारे में पढ़ा, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है इनके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर में, उसको बोलते हैं पिस्टिल। जो पिस्टिल होता है उसी को ही जाइनोसियम भी कहते हैं। तो जाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पेल, यानी कि जाइनोसियम जो होता है, हम सारे के सारे एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक साथ क्या बोल देते हैं? जाइनोसियम बोल देते हैं, स्त्री केसर बोल देते हैं। तो जाइनोसियम क्या है? जाइनोसियम है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है जाइनोसियम इज कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पेल, यानी कि स्त्री केसर जाइनोसियम में जो है एक से ज्यादा पिस्टिल या फिर कार्पेल हो सकते हैं। अब 2 तरीके की कंडीशन बनती है, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है तो, और दूसरी कंडीशन अगर केवल एक ही कार्पेल है तब। अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल है तो वो कार्पेल किस तरीके से हो सकते हैं? हो सकता है कि सारे कार्पेल, एक से ज्यादा जो कार्पेल है वो सभी एक दूसरे से फ्री हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। तो अगर सारे के सारे कार्पेल फ्री हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। और एपोकार्पस का एग्जांपल मिलता है रोज और लोटस में। एपोकार्पस का एग्जांपल मिलता है रोज और लोटस में। तो जो है रोज का फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी पंखुड़ियों के बीच में जो है किनारे किनारे के साइड में क्या होते हैं? एंथर्स होते हैं। और उन एंथर्स के सबसे बीच में एंथर्स, किनारे किनारे एंथर्स, और बीच में जो है कई सारे जो होते हैं कार्पेल दिखाई पड़ते हैं। और सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी कि सारे कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। अब इसके बाद में बात करते हैं, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है लेकिन सारे कार्पेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड स्टेट में है, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। सिन का मतलब सिन का मतलब एक साथ, और कार्पस का मतलब कार्पेल। तो सारे कार्पेल अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। और सिनकार्पस कंडीशन मिलती है पेपाइवर और हिबिस्कस में। गुड़हल के फूल में जो है सिनकार्पस कंडीशन होती है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर कई सारे जो कार्पेल होते हैं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी फ्लावर में केवल एक ही कार्पेल है। मोस्टली केस में क्या होता है, काफी सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि केवल एक ही कार्पेल होता है, सिंगल कार्पेल होता है। तो सिंगल कार्पेल की कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पेल, यानी कि केवल एक ही उसमें कार्पेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। किसी कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो कार्पेल होता है, कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। कार्पेल जो होता है वो 3 पार्ट्स का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पर हम लोग एक सरसों के कार्पेल का स्ट्रक्चर जो है देख रहे हैं। जो सरसों है उसका जो कार्पेल होता है, ब्रेसिका का जो कार्पेल होता है वो कैसा होता है? तो एक कार्पेल के 3 पोर्शन है। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर का ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। और उसके बाद ये जो डंठल नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि स्लेंडर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। और नीचे का जो बेसल पोर्शन है, स्वेलन पोर्शन है, इसको बोलते हैं ओवरी, या फिर क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और ये सब किसके ऊपर लगे होते हैं? जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है वो पेडी सीड के ऊपर लगा होता है।
और ये जो डंठल जहाँ पे बिल्कुल एंड होती है उसको बोलते हैं थैलेमस या फिर रिकप्टेल, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी थैलेमस के ऊपर क्या क्या लगे होते हैं, कैलिक्स लगे होते हैं, कोरोला लगे होते हैं, और इसके अलावा एंडोसियम लगे होते हैं, और इसके अलावा जो है जाइनोसियम भी इसी जो है थैलेमस के ऊपर सभी बल्ब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे बीच में कार्पेल प्रेजेंट होता है, और ये कार्पेल के तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसी ओवरी के अंदर जो होता है ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इसी ओव्यूल में क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं। ओव्यूल जो होता है, इस ओवरी के अंदर जो होता है प्लेसेंटा के ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा, जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है, उसी के ऊपर ये ओव्यूल्स जो होते हैं वो लगे होते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। हम इस ओव्यूल के बारे में, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, एक ओवरी में मोस्ट सामान्य केस में क्या होता है, कॉमन केस में क्या होता है कि एक ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो हम उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ये कैसा ओव्यूल है, ओव्यूल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे 6 टाइप के होते हैं। ये जो है एनाट्रोपस टाइप का, ये एनाट्रोपस टाइप का जो है एक ओव्यूल है। एनाट्रोपस का मतलब प्रतीकवर्ती होता है, यानी कि पूरा का पूरा ये जिस डंठल के साथ में लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल जो होता है वो फ्यूनिकल की सहायता से जुड़ा होता है। तो अगर ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो होता है 180 डिग्री घूम करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो उस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं एनाट्रोपस कंडीशन। तो एनाट्रोपस कंडीशन का जो एक ओव्यूल है वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये जो होता है ओव्यूल जो होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर जो होता है ये प्रेजेंट होता है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल की सहायता से, एक डंठल होता है जिसको कि फ्यूनिकल बोलते हैं, उसकी सहायता से ये जुड़ा होता है। तो फ्यूनिकल क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है, किसके साथ में, प्लेसेंटा के साथ में अटैचमेंट का काम करता है। अब इसके बाद में देखते हैं ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसाइट, और इसके किनारे किनारे इंटुगमेंट होते हैं। इंटुगमेंट, तो एक इंटुगमेंट बाहर का है जो कि रक्षा करने का काम करता है, आउटर इंटुगमेंट, और उसके अंदर एक लेयर और होती है जिसको कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर इंटुगमेंट। तो 2 इंटुगमेंट होते हैं, आउटर इंटुगमेंट सबसे बाहर का और अंदर का इनर इंटुगमेंट। जहां पर ये इंटुगमेंट कंटिन्यू नहीं होता या फिर खुला हुआ होता है, उस खुले हुए पोर्शन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं इस ओपनिंग को। और इसी ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू जो होते हैं वो पॉलन ट्यूब जो होता है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। यानी कि पॉलिनेशन के टाइम पे जब मेल गैमीट इस स्टिग्मा यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आकर के जो है उनका पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, और ये ट्यूब जो होता है वो माइक्रोपाइल के रास्ते एंटर करता है इसके अंदर ओव्यूल के अंदर, और माइक्रोपाइल के जरिए अंदर जाता है, और मेल गैमीट जो होते हैं वो एग सेल को फ्यूज करेंगे, यानी कि फीमेल जो मेन फीमेल गैमीट है उसको फ्यूज करेगा। तो माइक्रोपाइल जो होता है ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो होता है पॉलन ट्यूब इंटर करता है, और जाकर के जो है जो कि फ्यूजन है वो कंप्लीट हो पाता है। तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट का पोर्शन कहलाता है चलेजा कहलाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निभाग। और जो एम्ब्रियोसैक है उसके जस्ट नीचे का जो पोर्शन होता है जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। तो कई सारे सीड के ऊपर यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये जाइगोट सीड के ऊपर सीड के रूप में डेवलप हो जाता है तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट है, और एक एम्ब्रियोसैक है, यानी कि एम्ब्रियोसैक के अंदर मिलने वाली जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। और मेन वर्क किसका है, मेन वर्क एम्ब्रियोसैक का है, जो कि फीमेल गैमीट की तरह इसमें से कुछ सेल्स ऐसी इसमें से एक सेल ऐसी होगी जिसको कि एग सेल बोलते हैं, वो किसकी तरह वर्क करेगी, वो जो है फीमेल गैमीट की तरह वर्क करता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस ओव्यूल के अंदर किस तरह से जो है क्या बनते हैं, मेगा स्पोर्स बनते हैं। इस ओव्यूल के अंदर किस तरीके से मेगा स्पोर्स बनेंगे।
पहली बात तो ये जो मेगा वर्ड है वो किसकी तरफ प्रेफर किया जाता है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है। माइक्रो मीन्स होता है छोटा और स्पोरोजेनेसिस का मतलब स्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यूज किया जाता है मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। चूंकि मेल गैमेट सामान्यतः छोटे होते हैं तो माइक्रो वर्ड छोटे के लिए यूज किया जाता है, छोटे स्पोर्स के निर्माण के लिए माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन जो फीमेल स्पोर्स होते हैं इनको की मेगा स्पोर बोला जाता है। इनकी साइज बड़ी होती है, इसी बड़ी साइज की वजह से इसको जो है मेगा वर्ड रेफर किया गया है, यानी कि बड़े साइज के स्पोर के निर्माण को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मोस्ट केस में क्या होता है, मोस्ट केस में ये होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो स्टेशनरी होती है, वो नॉन मोटाइल होती है, वो अपनी जगह से चल फिर नहीं सकती क्योंकि वो फूड मटेरियल को रिजर्व रख लेती है अपने पास में, तो जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है। और किसी भी चीज का अगर वेट बढ़ जाएगा तो फिर वो चलने फिरने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तो इस वजह से फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती हैं और जो कि फूड मटेरियल को रिजर्व करती हैं, इसकी वजह से उनकी साइज बढ़ जाती है, जिसके लिए उनके लिए जो है मेगा वर्ड का रेफर किया जाता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, यानी कि फीमेल गैमेट के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता कैसे है, ये जो ओवरी है इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल किसकी सहायता से डेवलप होता है, तो ओव्यूल जो होता है वो आर्ची स्पोरियल सेल की सहायता से डेवलप होता है। यानी कि ओवरी के अंदर एक सेल ऐसी होती है उसी को बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। तो आर्ची स्पोरियल सेल पहले मेटासिस के थ्रू डिवाइड होती है और स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती हैं और पेराइटल टिश्यूज बनाती हैं। अब स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ सेल्स क्या होती हैं, उसमें से एक सेल ऐसी होती है जो कि मेगा स्पोर मदर सेल बन जाती है। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है, क्योंकि फ्लावर में सारी सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉयड है, 2n है, द्विगुणित होती हैं। तो इसमें से जो है एक सेल आर्ची स्पोरियल सेल से डेवलप होने वाली एक सेल जिसको कि मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं, वो मेगा स्पोर मदर सेल शॉर्ट में MMC जो होता है वो क्या करता है, उसमें जो होता है मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके जरिए क्या बनते हैं, 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मेगा स्पोर मदर सेल अगर है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, इसमें से क्या है कि एक सेल से स्टार्ट करते हैं। जो एक सेल है वो सेल पहले डिवाइड होगी, अगर मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं और सभी सेल्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ रहते हैं, यानी कि 2n से स्टार्ट होता है तो सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो पहली सेल का डिवीजन हुआ और टोटल जो हो गया वो 4 सेल बनी। उन 4 में से जो 3 सेल होती है वो कैसी होती है, ये 3 सेल क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2n है, उसके मियोसिस उसमें मियोसिस होने से 4 मेगा स्पोर बनते हैं। ये सब क्या है, ये सभी जो है मेगा स्पोर्स हैं, लेकिन जो 3 मेगा स्पोर्स क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही मेगा स्पोर आगे चल करके डेवलप होता है। तो 4 मेगा स्पोर्स में से 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। तो ये मेगा स्पोर कैसा है, फंक्शनल, ये मेगा स्पोर कैसा है, फंक्शनल है, क्रिया कर सकता है। तो यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, इसी फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल करके डेवलप हो जाता है, किसमें, आगे चल करके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो साइट में। इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर के पास में जो न्यूक्लियस है, फंक्शनल मेगा स्पोर के पास में जो न्यूक्लियस है, जो कि कैसा है, जो कि n है, यानी कि हैप्लॉइड है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर क्या होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर की जो सेल होगी, सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक सेल है, सेल के पास में न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस पहले से ही हैप्लॉइड है, तो इसमें क्या होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर में होगी मिटोसिस, उसके न्यूक्लियस में क्या होगी,
मेटोसिस होगी, समसूत्री विभाजन होगा और उसका न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। एक सेल के अंदर में कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। तो इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने पे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, फिर आगे चल करके इसमें एक बार और डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, डिवीजन होने के बाद में जो है, अब इसमें डिवीजन हुआ और इसमें डिवीजन हुआ, तो ऊपर भी दो न्यूक्लियस बने, नीचे भी दो न्यूक्लियस बने। फिर आगे चल करके एक बार और डिवीजन होगा, इसमें आगे चल करके एक बार और डिवीजन होगा, तो कितने बन जाएंगे, दो से चार यहाँ बन गए, दो से चार यहाँ बन गए, तो टोटल जो हो गए 3 यहाँ पर बने, 3 यहाँ पर बने और 2 जो है बीच में, यानी कि 4 न्यूक्लियस में डिवीजन होने पे क्या बन गया, 4 न्यूक्लियस में डिवीजन होने पे टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बन गए, टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। लेकिन ये न्यूक्लियस जब बने तो इन न्यूक्लियस के बनने के बाद में अब इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगा। तो जब ये 4 थे, 4 से जब 8 बन रहे थे, उस टाइम पे 8 में से 3 जो होते हैं अपोजिट साइड में चले गए, 3 अपर साइड में चले गए, 3 लोअर साइड में चले गए और उसमें से 2 जो है न्यूक्लियस वो चले आए बीच में। तो अभी सब ये सभी फ्री न्यूक्लियस है। अब इन सभी फ्री न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज इंटरेस्टिंग है, ये जो बीच में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये 2 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज होते हैं, यानी कि इन दोनों न्यूक्लियस को एक सेल वॉल क्या करती है, कवर करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से टोटल कितनी सेल्स हमको मिलेंगी, इस तरीके से टोटल जो हो गए हमको 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, यानी कि 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं, 3 सेल जो होती हैं वो चलेजा की तरफ होती हैं और 2 बीच में जो न्यूक्लियस है, यानी कि एक सेल जो बन गया। अब ये एक सेल बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या हो गया, उसमें 2 न्यूक्लियस है, यानी कि ये कैसा होगा, ये 2n होगा। और इसके अलावा जो 3 सेल ऊपर हैं और 3 सेल नीचे हैं और इन सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, ये सभी जो है हैप्लॉइड सेल्स हैं। पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस फ्यूज होने की वजह से ये डिप्लॉइड हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। लेकिन बाकी जो ऊपर की 3 है और नीचे की 3 है, ये सभी क्या है, ये सभी हैप्लॉइड ही हैं। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, जो कि ये एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो एक एम्ब्रियो सैक में टोटल कितनी सेल है, एक एम्ब्रियो सैक में टोटल जो होती हैं, टोटल 7 सेल होती हैं। तो 7 सेल, ये टोटल कितनी हो गई, टोटल 7 सेल हो गई, 7 सेल और कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट। एक एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, एक जो एम्ब्रियो सैक होता है वो होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट, यानी कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कहा जाता है। तो अब इस तरीके से इस एम्ब्रियो सैक में 3 जो होती हैं वो ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल कहलाती हैं और 3 नीचे की तरफ। तो जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल्स हैं, माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल्स हैं, सामान्यतः उन्हीं की तरफ 3 सेल में से जो बीच की एक सेल होती है, ये जो बीच की एक सेल है, अगर ये माइक्रोपाइल इन की तरफ है तो ये बनाती है एग सेल। ये क्या बनाती है, ये बनाती है एग सेल। इस चीज को मिटा करके हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख देते हैं। ये क्या है, ये जो है बीच की एक जो सेल है वो कहलाती है एग सेल। और एग सेल कैसी है, एग सेल हैप्लॉइड है। बाकी जो नीचे की 2 सेल्स हैं, वो नीचे की 2 सेल्स क्या कर रही हैं, वो नीचे की जो 2 सेल्स हैं वो एग सेल को फ्यूज करने में मेल गैमीट को जाने के लिए रास्ता देती हैं, यानी कि मेल गैमीट के फ्यूजन के लिए हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। इनको बोलते हैं सिनर्जिड
सेल्स ये सहायता करती हैं। इन्हीं सिनर्जिड सेल्स में क्या बनता है, फिलीफॉर्म अपरेटस बनता है, एक जालनुमा संरचना बनती है। ये जालनुमा संरचना क्या करती है, जो पॉलन ट्यूब होता है उसको जाने के लिए रास्ता देती है, ताकि जो मेल गैमीट है, न्यूक्लियस है, वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्री हो सके और एग सेल को फ्यूज कर सके। बीच की ये जो दोनों सेल्स हैं, बीच की दोनों सेल्स क्या कहलाती हैं, बीच की जो दोनों सेल्स हैं वो कहलाती हैं पोलर। बीच की जो सिंगल सेल है, दो न्यूक्लियस पर एक ही सेल है, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्या करती है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद में वो आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म। ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। लेकिन मेन काम किसका है, एग सेल का। एग सेल आगे चल करके जाइगोट बनाएगी और जाइगोट किसकी तरह काम करेगा, जाइगोट आगे चल करके सीड में डेवलप होगा। जाइगोट डेवलप होगा सीड में, जो कि सीड को जाइगोट को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, जाइगोट को न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिलता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ऊपर की जो तीन सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स को क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल्स। ये सभी जो होती हैं, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में ये तीनों सेल्स जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। तो टोटल 7 सेल में से क्या होती हैं, 3 सेल जो कि चलेजा की तरफ है, एंटीपोडल सेल, ये तीनों डीजनरेट हो जाएंगी। बीच की जो एक सेल है जिसमें कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई, वो मेल गैमीट के साथ में फ्यूजन होगा, एंडोस्पर्म बनता है। और नीचे की 3 सेल में से 2 सेल सिनर्जिड सेल्स होती हैं, जो कि एग सेल के फर्टिलाइजेशन में सहायता करती हैं। और जो एग सेल होती है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करती है और वो आगे चल करके एम्ब्रियो से फिर सीड में डेवलप होता है। तो इस तरीके से जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब से होकर के 2 गैमीट जो होते हैं, 2 न्यूक्लियस जो होते हैं निकलते हैं। एक न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है और पहला जो न्यूक्लियस होता है वो एग सेल को फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। तो चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। चूंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, या फिर क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। जिसकी खोज किसने की थी, गुइनार्ड और नवास्टन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा है, और इसके अलावा जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है इसको हम लोग आगे चल करके दूसरे वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो कुछ है, तो आज के लेक्चर में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर के हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस और ओव्यूल के स्ट्रक्चर तक पढ़ा है। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।